थल बस्ती भी कह देते हैं। तो अगर हम जैसे नॉर्मली मैंने अभी कहा है कि बस्ती का जो कार्य होता है बड़ी आंतों की शुद्धि करना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है योग की, तो उस समय क्या होता है, कुछ कुछ समय बाद क्या होती है, योग क्या होता है कि शरीर में जो होती है वो तकलीफ पैदा होने लगती है, यानी आंतरिक अवयव जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां आने लगती है, कुछ कुछ गंदगी बाहर आने लगती है किसी भी कारण से, या रोग उत्पन्न होने लगता है, और रोग उत्पन्न होने के कारण गंदगी किसी ना किसी रूप में बाहर आने लगती है। तो इसकी रीजन तो दो चीज होती है। पहली बात तो क्या होता है, या तो हम जैसे अभ्यास कर रहे हैं, तो हम अभ्यास को टेक्निकली प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी गंदी मतलब हमें शरीर से क्या होता है, जो तकलीफ होती है, जो बीमारी होती है वात पित्त कफ की, वो बढ़ के आती है, जो हम देह प्रकृति को समझते हुए नहीं करते। जो मैंने कहा ना, टेक्निकली जब हम समझते हुए नहीं करते तो भी तकलीफ बाहर आती है। और दूसरी चीज क्या होती है कि एज के हिसाब से हमारे ऑर्गन होते हैं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, और क्या होता है कि जब फिर हम योग करते हैं उसके उसके हिसाब से भी तब गंदगी बाहर आती है। और क्या होता है, जब हमारे अंग शिथिल पड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले जब कभी कोई तकलीफ नहीं होती, जब अंग हमारे कमजोर होने लगते हैं तब धीरे धीरे बीमारी हमारी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो हमारा, और इसी कारण से क्या होता है, वो फिर एक एक्सपोज करता है, क्योंकि बीमारी भी रातों रात नहीं होती। फिर जब क्या होता है, फिर एकदम से वो कब्ज के रूप में, या इंडाइजेशन के रूप में, या ब्लड में इन्फेक्शन के रूप में वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ योग में क्या किया जाता है, जो कारण होते हैं, कोई भी कारण, चाहे वो शरीर में क्रियाओं के द्वारा हम जो गंदगी जमा हो रखी, स्टोर हो रही है, उसको बाहर निकाल रहे हैं, या जो अंग हमारे किसी भी आयु के हिसाब से शिथिल हो गए हैं, या हम उसको कार्य नहीं करा रहे किसी भी एज में, तो अगर वो शिथिल हो गए, तो योग में जो बस्ती क्रिया के द्वारा हम उन अंगों को एक्टिव एक्टिव करते हैं, ताकि हर अंग अपना कार्य सही ढंग से करे और गंदगी को सरलता से बाहर निकाले। देखिए एक जैसा होता है, कई लोग तरह तरह की दवाइयां खाते हैं बीमारी को सही करने के लिए। तो क्या होता है, जो दूसरी दवाइयां जो होती है, जैसे हम कहते हैं एलोपैथ, वो बीमारी को दबाता है, खत्म नहीं करता, वो दबा देता है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आज से अगर आप 5 साल पहले 3 साल पहले, जब तक आप योग में नहीं थे, अगर आपको जुकाम हो रहा है, योग का नहीं पता था, जुकाम हो रहा, खांसी हो रहा, तो व्यक्ति क्या होता है, कफ सिरप पीता है, तो उससे क्या होता है, कफ बाहर ना निकल के अंदर ही जमने लगता है। ठीक है, और धीरे 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 क्या होता है, वो भयंकर स्टेप बाय स्टेप, वो जब गंदगी जमा होती रहती है, तो अलग अलग रूप में बड़े रूप में दिखाई देने लगती है, जिसे हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। लेकिन योग में क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, गंदगी को स्टोर नहीं करना अंदर, उसको क्रियाओं के द्वारा बाहर निकालना है। ठीक है, जब गंदगी बाहर निकलेगी तो शरीर रोग मुक्त होगा, ब्लड प्योर होगा। ठीक है, तो ये योग का एक बहुत बड़ा मेन रोल है, गंदगी को बाहर निकालना, ताकि हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहे। अब जैसे मैं जल बस्ती बता रही हूँ, तो जल बस्ती में क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया, उत्कट आसन में रहना है, हाथ, ठीक है, हाथों को घुटने के पास रखना है, जैसे आधा बैठा हुआ आधा खड़ा, उसे उत्कट आसन कहते हैं। चलते पानी जहाँ साफ हो, नाभि तक रहना चाहिए, या आप एक नदी हो, तालाब, मतलब चलता पानी होना चाहिए। ओके, और अगर ये ना हो तो एक टब ऐसा होना चाहिए जहाँ आपके नाभि तक का पानी आता है, बड़ा टब होना चाहिए। उसमें जैसे आप क्या करेंगे, श्वास भरते आप कहते हैं ना, एनस को खींचना है, जैसे हम अश्वनी मुद्रा करते हैं जल बस्ती में, और उसको थोड़ी देर रोक के फिर धीरे से हमें रिलीज करना है, श्वास छोड़ते हुए गुदा को ऊपर की तरफ खींचना है, और थोड़ी देर रोकने के बाद 5-7 सेकंड रोकने के बाद, और जब आपका अभ्यास होता रहे, तो जो हम कुंभक होता है, अंत कुंभक, 30 to 45 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे से उसको रिलीज करना है। तो चलते पानी में करना है। तो इससे क्या होता है कि जब हम श्वास भरते हैं, यानी पूरक करते हैं और एनएस को लॉक करते हैं, तो पानी धीरे धीरे अंदर जाता है, और वो जो हम होल्ड करते हैं, तो जो पानी रेक्टम और के चारों ओर मिलके जो जो मल होता है उसको मुलायम करता है। जब हम रिलीज करते हैं तो ठीक है, अब मतलब संकुचन और पराशरण करने से क्या होता है, जो एनस जो होता है, उसके जो चारों जो हमारी मांसपेशियां होती है, उसमें क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि अंग फैल भी रहे, सिकुड़ भी रहे, मांसपेशियां फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो जिससे वहां पे ब्लड, जो एनस के चारों ओर का जो मसल्स होती है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। दूसरा, इसी क्रिया में हमारी जो बड़ी आंत होती है वो भी फैलती है और सिकुड़ती है, और धीरे धीरे क्या होता है, मल सरलता से बाहर आने लगता है। तो ये इन्होंने इस चीज की बता रखी क्रिया। ठीक है, अब कहते हैं कि इससे इसका फायदा क्या होता है, कि डायबिटिक में ये फायदा करता है, प्रोसेस तो पता चल गया। तो कहते हैं ये मतलब हमेशा खाने से पहले करनी चाहिए, मलमूत्र का त्याग करने के बाद करा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब सुबह नाश्ते मतलब जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हो उससे 15 आधा घंटा पहले जो क्रिया कहते हैं ना, कि खाने से आधा पौन घंटा पहले कर लेना चाहिए, तो ये करनी चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं कि
जल बस्ती को कहा जाता है कि सप्ताह में एक बार करना चाहिए, क्योंकि जल में क्या होता है, सरलता से पानी मल में मिल जाता है, और जब हम टब से बाहर आते हैं, तालाब से बाहर आते हैं, जब हम स्टूल पास करते हैं, तो मल जो होता है रेक्टम में वो मुलायम हो जाता है, सरलता से बाहर आता है। तो जल बस्ती कहते हैं सप्ताह में एक बार करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ थोड़ा सा मल कहते हैं थोड़ा आंतों में रहना चाहिए, कब्ज नहीं करने में, थोड़ा मल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो उधर एक बैक्टीरिया होते हैं वो, लेकिन हर बैक्टीरिया गलत नहीं होते, कुछ होते वो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उनको भी रहना चाहिए। अगर सारा मल निकल जाएगा तो वो बैक्टीरिया भी डेड हो जाएंगे। ओके, तो ये इन्होंने कहा, इसलिए कहा कि जल बस्ती सप्ताह में एक बार करनी चाहिए। ओके, अब इसका फायदा क्या होता है कि जब हम एनएस लॉक करते हैं और रिलीज करते हैं तो अपान वायु की क्रूरता दूर होती है, क्योंकि मैंने पहले बोला अपान वायु का जो स्थान होता है नाभि से नीचे होता है। अपान वायु का कार्य क्या होता है, मल मूत्र का त्याग करना और प्रसव के समय गर्भ को बाहर लाना। दूसरा चीज उन्होंने क्या कहा है, जब हमारा आंतों में मूवमेंट होने लगता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो कब्ज जैसे रोग होते हैं वो दूर होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब हम पेट को दबाते हैं और मतलब जब एनएस को लॉक करते हैं और रिलीज करते हैं, आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे, तो आपके जो नाभि के एरिया में भी प्रेशर पड़ता है। तो वहां पे हमारे नाभि के पास हमारे एक पत्ती की आकार की एक ऑर्गन होता है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, तो उसमें भी हल्का सा सिकुड़न और फैला होने के कारण जो उसकी जो बीटा सेल होती है वो भी एक्टिव हो जाती है। तो बीटा सेल क्या करती है, एंटी डायबिटिक हार्मोन बनाती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, तो वहां ये प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बता रखा। दूसरा क्या होता है, हम जब एनएस को लॉक करते हैं, जैसे हम अश्वनी मुद्रा करते हैं, करने से क्या होता है, जो अपान वायु की क्रूरता होती है, दूषित जो वायु होती है वो सरलता से बाहर चली जाती है। ये फायदे हैं। अब क्या कहते हैं कि जब हम एनएस को लॉक करते हैं, मतलब पानी में, जिसको हम जल बस्ती कह रहे हैं, जल बस्ती की क्रिया के द्वारा क्या होता है, जो जल जब शरीर के आंतों से गुदा से आंतों के अंदर जाता है तो शरीर की जो ताप होता है, अत्यधिक ताप होता है, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि अगर हमारे पेट की जो गर्मी होती है, अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो ये भी शरीर में दोष उत्पन्न करती है। तो अगर जैसे इसका जो करने के कारण, जल बस्ती के कारण जो शरीर का जो अत्यधिक ताप होता है उसको ये कम करता है, कंट्रोल करता है, ये चीज हम कहेंगे। तो ठीक है, ये चीज होती है। अब दूसरा उन्होंने क्या कह रखा है कि हमारे एनएस के जो पास में हमारे शरीर के जितनी जो नाड़ी हैं उसके गुच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो जो जल के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको, अगर देखिए कोई व्यक्ति के मुंह पे ठंडे पानी, ठंडा मतलब शीतल जल का छींटा डाला जाए, या कोई व्यक्ति सो के आया है 10-5 मिनट बाद अगर वो ठंडे पानी से अपने मुंह को धोता है तो एकदम फ्रेश फील करता है। तो जो एनएस के पास जो भी नाड़ियों के जो नस नाड़ियों के जो गुच्छे होते हैं उनमें भी सेंसेशन होने लगती है, और उनके जो एंड पॉइंट जिस भी सिरे में हो, चाहे वो सर पे हो, चाहे पैर पे हो, चाहे हाथ पे हो, तो उनमें भी एक कंपन, एक वाइब्रेशन, एक संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे वो क्या करता है, वहां पे शक्ति का प्रचार प्रसार होता है। तो यहाँ ये फायदा करता है। अब कहते हैं ये स्किन डिजीज में फायदा करता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज बता रखी, क्यों, क्योंकि मल का बाहर निकलना होता है तो ब्लड आपका प्योर होगा, ब्लड प्योर होगा तो शरीर के सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो ये चीज बता रखा, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं शुष्क बस्ती, जिसको हम थल बस्ती कहते हैं। वो ये पश्चिमोत्तान की तरह बैठना है, अपने हाथों को जंगा के ऊपर करते हुए श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करना है, और दोनों पैरों के बीच में 10-12 इंच का फासला होना चाहिए। श्वास लेते अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है, झुकना नहीं है। फिर इसमें भी क्या करते हैं, वही प्रक्रिया है जैसे हमारी जल बस्ती की प्रक्रिया थी, वैसी प्रक्रिया की एनएस को ऊपर खींचना है और थोड़ी देर बाद उसको रिलीज करना है। यहाँ वायु के द्वारा हो रहा बड़ी आंतों में क्रिया, और हमारी जल बस्ती में जल के द्वारा हो रहा था। दोनों में ही आंतों का ही रोल है, दोनों का जो मेन रोल है कि बड़ी आंत की गंदगी को दूर करना, यानी बड़ी आंतों का शुद्धिकरण करना। ये चीज उन्होंने बता रखा है। ठीक है, बस सेम टेक्निक है, वहां जल है, यहाँ वायु है। ओके, अब कहते हैं किस किस को नहीं करना चाहिए, जिनको हार्निया की प्रॉब्लम हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए मना कर रखा है। और खासकर जिनको जो धीर गंभीर उदर संबंधित कोई रोग होता है, तो पेप्टिक अल्सर, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। क्या टाइमिंग है, जैसे मैंने कहा जल बस्ती में भी क्या प्रातः काल करना चाहिए, मल मूत्र का त्याग करने के बाद, और जलपान से आधा पौन घंटा पहले करना चाहिए। ये चीज आता है। अब कहते हैं कितनी बार करना चाहिए जल बस्ती को, तो जैसे मैंने पहले बताया सप्ताह में एक ही बार करना चाहिए, लेकिन स्थल बस्ती आप कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने पहले बता दी किस किस को नहीं करना है। अब इसमें भी कि लाभ क्या होता है, फिर वही है कि जो बड़ी आंतों की शुद्धि होती है, वायु के अंदर आती है, फिर वायु रिलीज होती है, तो अपान वायु की क्रूरता दूर होती है, अपान वायु जो मल को बाहर निकालती है। इसके द्वारा उन्होंने क्या बोल रखा है कि हमारे जो आंतों की शुद्धि होने के कारण क्या होता है कि जो फिर वही है कि जब कब्ज दूर होगा तो हमारा ब्लड प्योर होगा, पूरे शरीर में जब प्योर ब्लड मिलेगा तो हमारे सारे अंग जो होंगे स्वस्थ रहेंगे, कार्य सही ढंग से करेंगे,
और शरीर जैसे कहते हैं ना कि योग में आके जो साधक का जो कांति यानी चमक रहती है, कारण क्या है कि शरीर के जो दोष होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। ओके, अब कहते हैं कि जो अब इसमें भी कि जो व्यक्ति जो कॉन्स्टिपेशन से सीवियर कॉन्स्टिपेशन से कब्ज से जो ग्रसित होते हैं उनको तो जल बस्ती ही उत्तम होती है। अदरवाइज आप नॉर्मली हम अगर जैसे होता है ना कि कई लोग अगर जिन्हें कब्ज एक होता सीवियर एक होता नॉर्मल, तो वो अगर स्थल बस्ती का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कहा अश्वनी मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं, खाते पीते चलते फिरते करना चाहिए, इसका कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो अगर हम बैठ के कर रहे हैं तो ये अब आप करते रहेंगे, जब आप बैठे आप ये करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो हमारी आंतें पेनक्रियाज ये एक्टिवेट होती है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि यहाँ बस टेक्निक थोड़ी चेंज है, बाकी रोल दोनों का एक ही है। और ये भी कंटेंटेशन बता दिया कि जहां कब्ज की शिकायत होती है सीवियर, तो वहां जल बस्ती उत्तम है। ओके, अब हम इसमें आए आगे नेति में आ जाए, हाथ खड़ा कर दिया। एक क्वेश्चन है इसमें मेरा कि आपने बोला था कि जल बस्ती वाले में जिनको शुगर डायबिटिक के प्रॉब्लम होती है जिनको, उनको ये फायदा देता है, तो ये स्थल बस्ती वाले में भी अगर आप सेम करते हैं तो आपका है ना। और लेकिन अगर लेकिन अगर किसी को डायबिटिक के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ, तो वो कैसे करेंगे? नहीं, तो मैंने भी कहा उन्हें नहीं करना। देखिए योग, एक चीज बताओ, योग जस्ट लाइक ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि किताब में योग जस्ट लाइक अ मल्टीविटामिन होता नहीं, हम ये नहीं कर सकते आप ये करिए, ये नहीं कर सकते तो ये करिए। कई ऐसे तो प्रोसेस है ना कि ये इसको ये नहीं करना है तो हम इसमें ये वाली टेक्निक कर सकते हैं, है नहीं। ये चीज हाई ब्लड प्रेशर भी किस लेवल का है कि वो कंट्रोल, मतलब एक तो ऐसा होता है एज के अकॉर्डिंग थोड़ा ब्लड प्रेशर चेंज होता है। ओके, ये चीज है। लेकिन जिसकी टेंडेंसी हाई है तो इट मींस यानी वो प्रेशर ले रहा है, और प्रेशर के साथ अगर ये क्रिया करेगा तो क्या होगा, प्रेशर और उसका बीपी बढ़ जाएगा। ओके, एक ऐसी, अगर somebody is taking everyday medicine for this one high blood pressure, देखिए तो मतलब अगर योग में आता है, सबसे पहली बात देखिए ये है कि अचानक जिसको आप करा रहे हैं, ये मेरा अपना है। अगर आपके पास सपोज मैं आपके पास आती हूँ कि मैम मुझे ये शिकायत है, आप मुझे बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले तुरंत ये ना करा के पहले मेरे को प्राणायाम के द्वारा, डाइट के द्वारा, अदर के द्वारा मेरा ब्लड प्रेशर डाउन करेंगे। ये तो आपने भी देखा है कि योग में जब व्यक्ति आता है, योग में आसन करता है, प्राणायाम करता है, धीरे धीरे वो षटक्रम में आता है, मुद्राएं करता है, तो आपने देखा ना सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, जो शुगर लेवल होता है वो भी कंट्रोल होने लगता है। होता है कि नहीं होता? तो हम पहले ही डायरेक्ट, क्योंकि दोष जितने भी दोष होते हैं पहले उनको मुलायम किया जाता है, मुलायम किया जाता नहीं। तो हम देखिए आप भी जब अभ्यास में आएंगे तो एकदम आपको जल बस्ती या आपको षटक्रम तुरंत नहीं कराया होगा, या आसन एडवांस नहीं कराएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ जो बोला गया है, जैसे अगर हम कहें हर्निया है, पेप्टिक अल्सर है, वो लेवल हाई है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट आप देखेंगे, अगर आप अश्वनी मुद्रा करेंगे, एनएस को लॉक करेंगे तो जोर का पड़ रहा है आपके आंतों में और नाभि के पास, तब वहां क्योंकि सीवियर प्रॉब्लम है तो नहीं कराना। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो प्राणायाम के द्वारा, आहार विहार के द्वारा, पहले प्राणायाम के द्वारा क्या करना है, उसका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में करना है, फिर हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि उधर से संबंधित कोई दीर्घ गंभीर बीमारी नहीं है। एक और क्वेश्चन है, जो आपने स्किन डिजीज का बोला कि जल वाली से आपकी स्किन डिजीज दूर हो सकती है, तो ये स्थल के लिए भी सेम है? हाँ, इस स्थल में क्या होता है, देखिए एक तो होती है एक्जिमा, होती है एनस जो होता है, तो एक्जिमा कहीं भी हो सकता है, हाथों में होता है, किसी का सर में होता है, और एनस के पास भी होता है। अगर ड्राई है तो फायदा करेगा, अगर लिक्विड होगा तो फायदा नहीं करेगा। इस बात को समझ आ रहा है? मतलब स्थल बस्ती के लिए कह रहे हैं आप, जल बस्ती में दोनों में फायदा करेगा? हाँ, लेकिन जो गीला वाला होता है ना एक्जिमा एनस के पास, उसमें जल बस्ती नहीं, उसमें ड्राई स्थूल बस्ती चलेगी उसमें, स्थल बस्ती। हाँ स्थल बस्ती है, हाँ चलेगी, हाँ कोई नहीं। ओके ओके, ठीक है। ऑलरेडी गीला पानी करोगे तो क्या होगा, देखो कहीं गीला होता है तो और ज्यादा वो होती है, उसमें नमी बढ़ जाती है। जी जी जी, ये चीज है, तो ये भी थोड़ा, लेकिन फिर ये ध्यान रखना कि जब अगर मैंने क्या कहा कि जहां कोई सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखते हो कि अगर आप अश्वनी मुद्रा करते हो, मूल बंध का प्रारंभ अभ्यास, तो हमारे नाभि के एरिया में प्रेशर पड़ता है। तो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है
आंत संबंधित कोई दीर्घ गंभीर बीमारी जैसे होते हैं ट्यूबरक्लोसिस आंतों की भी होती है, आंतें बहुत कमजोर हो जाती है, अगर उसको हम जबरदस्ती करवाएंगे, मेंटेन कराएंगे तो क्या होता है, तकलीफ बढ़ेगी। तब नहीं कराना जब तक वो कंट्रोल बिल्कुल सही ना हो जाए, ड्यूरेशन के बाद 2 साल जितना भी उसकी टर्म एंड कंडीशन को देख के। लेकिन ब्लड प्रेशर में क्या है, हम उसका योग के द्वारा उसका ब्लड प्रेशर में नॉर्मल लेके आएंगे, फिर हम ये करवा सकते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण भी क्या होता है, कब्ज होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कब्ज क्यों भी, क्योंकि लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं 101% गलत है। क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। तो ये चीज है। हाँ देखो, कुछ चीज जो ऐसी होती है कि जो बहुत तकलीफ दे रही है, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है, तो वहां पे हम अदर्स में चले जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा लगता है। आप क्वेश्चन पूछते हैं तो हम मैं खुद कहती हूँ, हमें भी क्या होता है कि हम भी अपने को फिनिश करते हैं कि हाँ ये चीज हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई बार आते हैं। ये तो खुद आपने देखा क्या कि जब आप योग में आपकी जो ब्रीथिंग टेक्निक चेंज हुई है, और ब्रीथिंग टेक्निक के चेंज होने के बाद आप कुछ समय बाद देखेंगे कि कई प्रॉब्लम जो थी वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होती जाती है। क्योंकि योग का जो मेन उद्देश्य है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सेट मतलब अच्छा करना, जितना हमारे अंग है उनको काम करवाना। जब अंग होंगे, सिस्टम सही ढंग से कार्य करेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, है कि नहीं? तो योग का मेन उद्देश्य है, जो हमारी जो रॉन्ग हैबिट थी उसको प्रॉपर करना है। बैठने का तरीका, उठने का तरीका, सोने का तरीका, श्वास प्रश्वास का तरीका, खान पान का तरीका, जब हमारी तरीके सही हो जाएंगे तो क्या होगा, व्यक्ति रोग मुक्त तो होगा ही होगा। ठीक है ना? तो आगे चलो। जी मैम, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, सब इससे सहमत है? आगे चलो, सब सहमत है? चलिए, यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, अब आता है नेति। नेति को एक तरह से ईएनटी स्पेशलिस्ट कहा जाता है, आईज नोज एंड थ्रोट। तो सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ जल नीति की, तो इसमें आपका घेरन संहिता का आपका 50वां 51वें सूत्र में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए टेक्निक सबको पता है, टेक्निक तो सबको पता ही होगा, है कि नहीं? अब मैं इसकी सीधे, जैसे हम कहते हैं हमें नमक का पानी होना चाहिए, नमक कैसा होना चाहिए पानी, जैसे आपके आंसू है, गुनगुना होना चाहिए, आपको थोड़ा कमर आगे करना है और दोनों कंधे सीध में रहने चाहिए। और अगर सपोज इससे पहले क्या होता है, हमें दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल प्रॉपर करना है, ठीक है, ये करना है। फिर हमारा जब ये हो जाए, फिर अगर जैसे अगर मेरे को राइट नॉस्ट्रिल में लेफ्ट में करना है, तो हम लेफ्ट की तरफ टिल्ट करते हैं, कमर आगे करेंगे और इस टाइप से करना है। और जीभ को स्टार्टिंग में हम कहते हैं जीभ को जैसा ऊपर वाले दांत है ऐसे लगा देना, ताकि शुरू में प्रैक्टिस में क्या होता है, बिगिनर को दिमाग में नहीं बैठ पाता, वो बीच में अगर हम कहेंगे आप सिंपल मुंह खोल के रखिए इतना, तो वो क्या करता है, कभी कभी नाक से सांस लेता है, तो ये गलत है। तो इसलिए शुरू में क्या होता है, जीभ के जो आपका जो अपर जो टीथ होता है इसके नीचे लगा के रखते हैं, ओके, रूट में लगा के रखना है, हल्का सा गर्दन ट्विस्ट करना और नेति पॉट को जो उसका जो टोटी होती है तो उसको लगाना है और मुंह से सांस प्रश्वास करना है। अब आप देखेंगे और हमारा जो दूसरा हाथ होता है कमर में जाता है और कमर से आगे आना है, ताकि जो पानी है सीधे क्या जाए, नीचे की तरफ जाए। अगर आप सीधे करके करेंगे तो पानी आपका कपड़ों में आएगा। तो इसकी खड़े होने की टेक्निक होती है, ठीक है, ये आपने करी हुई। अब कहते हैं इसका फायदा क्या होता है, मैं आपको इसमें एक इसकी क्लास के बाद एक वो पिक्चर भेजूंगी। इसका फायदा क्या होता है, हमारे जो साइनस पोर होते हैं, साइनस पोर जस्ट लाइक का, अगर मैं कहूँगी चेहरे की हड्डी, वो एक तरह से मेहंदी का, अगर आपने कीप देखा होगा, उसको जब तक आप नीचे से कट नहीं करोगे तो मेहंदी नहीं निकलती, ओके। तो ऐसे पोर होते हैं, वो मतलब उसमें क्या होता है, अगर कफ जमता चला जाता है तो कफ के जमने से क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और कहते हैं, जैसे मैंने बताया, छाती से ऊपर जो स्थान होता है कफ का होता है, ठीक है। अगर कंठ से ऊपर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है कि जब कफ भर जाता है तो उदान वायु का संबंध गले से ऊपर होता है, तो वायु को घूमने के लिए जगह नहीं मिलती। और इससे किसी को क्या क्या होता है, जब आंखों में जो विजन प्रॉब्लम हो जाती है, कानों में विजन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कफ का हमारा इस एरिया में बढ़ जाता है। तो कई लोगों को जो नजला इतना बढ़ जाता है कि उससे चबाया नहीं जाता। हमारी जो हड्डी होती है यहाँ पे मेडबिल कहते हैं, मैक्सिलरा कहते हैं, नेजल होती है, और ये हमारी 2 सेकंड सॉरी, तो ये हमारी नेजल होती है और यहाँ पे हमारी लैक्रिमल, ठीक है। अब कहते हैं कि जब हम ये
जल करते हैं, जल नेति करते हैं, तो गुनगुना पानी हमारे इस एरिया से जाता हुआ, नेजल से जाता हुआ और दूसरी साइड के लैक्रिमल और नेजल से होता हुआ हमारी मैक्सिलर से होता हुआ बाहर आता है। तो देखो नमक क्यों डाला जाता है, अगर पूछे तो नमक की क्वालिटी क्या होती है, हमारे जो एक दो मतलब एक अगर हम पानी नमक का नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होता है, नमक होता है, तो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन तो हमारी बॉडी में है, तो वो क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो पानी जब शरीर में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा बिना नमक का, तो तकलीफ होगी। तो इसलिए नमक डाला जाता है, ताकि स्किन जो हमारी नाक है और हमारे जो गाल के पास जो भी बोन है, जो लेयर है, वो पानी को ना खींच पाए। ठीक है, पहले तो ये होता है। दूसरी चीज क्या होता है, नमक का कार्य होता है मेल्ट करना, मेल्ट करना। ठीक है, क्या मेल्ट करेगा, कफ। तो जब ये कफ को मेल्ट करता है, इसलिए क्या होता है कि आप देखते होंगे जब आप जल नीति करते हो तो शुरू शुरू में क्या होता है, आंखों से पानी आने लगता है। अगर आपने क्या होगा आंखें से, क्यों, क्योंकि जब जल इस नेजल से होते हुए आपके आंखों के पास आते हैं, तो वहां पे जितने नर्व होते हैं वो सेंसिटिव जो होती है वो एक्टिवेट होने लगती है, उसमें संवेदना होने लगती है, सेंसेशन होने लगती है, जिससे कहते हैं आंसू आने लगते हैं। तो ये इन्होंने बता रखा। दूसरी चीज, ये टेक्निक, इसके बेनिफिट है। और क्या होता है, जो हमारी नाक में क्या होता है, जो श्लेष्मा जो होता है, जब कभी कभी एक्सेस होता है, ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और दूसरा क्या होता है, जो श्लेष्मा हमारी नाक में उतना ही होना चाहिए, ताकि हमारा जो वायु जो बाहर से आ रही हो, श्लेष्मा का कार्य होता है फिल्टर करना। जो वायु बाहर से आ रही है तो वहां फिल्टर होती है, और वो जो वायु फिल्टर के अंदर जाती है तो बॉडी के अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट करती है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करती है। लेकिन अगर हमारा श्लेष्मा नाक में ज्यादा भर जाए, और उससे क्या होगा, वो आने में उससे दिक्कत होगी, उससे एंटर करने में दिक्कत होगी, हमारे नाक से होते हुए लंग्स में जाने में दिक्कत करेंगे। तो ये चीज है। अब कहते हैं, जब दूसरी चीज होती है कि कभी कभी श्लेष्मा एकदम गर्मी के कारण सूख जाता है, इसलिए जो बाहर की वायु जब आती है तो हमें नाक में इनहेल जब करते हैं तो नाक में जलन होने लगती है, तो ये भी एक तकलीफ है। दूसरा कहते हैं कि जब हमारी नाक में श्लेष्मा इतना भर जाता है तो आप देखते होंगे जो सर होता है भारी होने लगता है, आंखें थकी थकी सी होने लगती है। ठीक है, और हमें क्या होता है कि कुछ चीजें कभी कभी क्या होता है समझ नहीं पाते, मतलब समझ मतलब जो वो होता है ना, ब्रेन का जो एक्टिवनेस होता है थोड़ा स्लो हो जाता है, सुनने में प्रॉब्लम होती है। अक्सर देखना जिनको नजला बड़ा होता है तो उनको स्मेल नहीं आती, खुशबू बदबू कुछ नहीं आती, कोई भी एरोमा वो महसूस नहीं करते, उनको आंखों में पैचेस दिखाई देते हैं। रीजन, क्योंकि जो हमारा कार्य, सेंस ऑर्गन का कार्य, जो मैसेज देना है ब्रेन तक, वो नहीं दे पाते। क्यों, कफ के बढ़ने के कारण उदान वायु वहां तक, क्योंकि हमारे जो गंदगी इतनी भर जाती है कि मैसेज अपने प्रॉपर जगह पे नहीं जा पाता या लेट जाता है। तो इस कारण क्या आता है कि जल नीति के द्वारा जब हम इस संबंधित जो गंदगी को बाहर निकालते हैं, गंदगी क्या है, कफ है, जो एक्सेस है, उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फायदा क्या है, सबसे पहली बात है तो हमारे आंखों में, मैंने कहा कि अगर आप जल नीति का अभ्यास करते हैं तो नेत्र दोष जो होते हैं, चाहे विजन हो, चाहे कुछ पास की हो, चाहे दूर की दृष्टि हो, वो दूर होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, इन्होंने बोला आपके जब आप जल नीति सुप नीति करते हैं, जो हमारे यहाँ कफ हमारे मैक्सिला और मैंडिबुलर तक होता है, ये भी धीरे धीरे निकलने लगता है। जो गर्माहट पाके मैंने बोला, तो कफ के ज्यादा निकलने से क्या होता है, कई लोगों का जब कफ ज्यादा बढ़ जाता है, नजला होता है, तो उनसे रोटी भी नहीं चबाई जाती, तो वो दोष दूर करता है। ये इसके फायदे हो रखे। अब हम जब जल नीति करते हैं, इन्होंने क्या करेगा, इसका फायदा और क्या होता है, ये आपके दृष्टि दोष को दूर करता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब जिस दिन आपने देखा जल नीति करी होगी तो उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में क्या करता है, एक एनर्जी का फ्लो करता है। एनर्जी क्यों हो रही, क्योंकि गंदगी वहां से जब दूर होती है तो वहां एनर्जी फ्लो करने लगती है, तो ये इसका फायदा होता है। ओके, तो ये चीज उन्होंने बता रखी है। अब कहते हैं कि जल नीति जो करता है वो दमा रोग हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये इन रोगों में, श्वसन संबंधी रोगों में ये फायदा करते हैं। और ईएनटी तो जैसे मैंने बोला, ये जब आप जल नीति करेंगे, ये नेत्र दोष को, कर्ण दोष को और थ्रोट यानी गले संबंधित रोगों को ये दूर करता है। तो यहाँ तक चले। और फिर उन्होंने बोला कि कब करना चाहिए, वो ये प्रातः काल करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग करने के बाद, जैसे कॉमन है हर चीज का है। लेकिन कहते हैं जिनको ज्यादा तकलीफ, ज्यादा कफ बन रहा है, ठीक है, जो सर्दी जुकाम हो रहा है, तो वो दिन में 1 या 2 बार भी कर सकता है, लेकिन ठंड में नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे बारिश हो रही है, ठंड में नहीं करना है, तो ये चीज बचा के रखिएगा। तो ओके, अदरवाइज क्या होता है, सुबह भी कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं, बशर्ते खाली पेट होना चाहिए। और अगर कोई सीवी, अगर पता चला कि किसी की आंखों में अभी हाल फिलहाल कोई शल्यक्रिया सर्जरी हो रखी है, तब नहीं करना है। ये नाक के पास कोई सर्जरी हो रखा है तो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नमक जाता है, तो नमक क्या करता है, वो वहां पे तकलीफ देगा, तो ऐसे उसमें नहीं करना है।
क्लियर। अब आता है सूत्र, देखिए कैसा बनता है, तो चलिए मैं हल्का सा हाँ जी। मैम आपने बोला कि ठंड में नहीं करना है, ठंड में क्यों नहीं करना है मैम? बरसात, बरसात, यह ठंड का मतलब है बरसात। गुड क्वेश्चन। ओके, बरसात। ओके मैम। हाँ, गुड क्वेश्चन, बीच में क्रॉस कर लिया ओके करो। मैम। जैसे कि मैम इसमें एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ, इसमें एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे आपने बोला कि इसमें नमक का पानी यूज किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने एक बार सिंपल पानी से भी किया था, इसका एक्सपीरियंस बता देती हूँ, कभी कोई ट्राई ना करे। प्लेन पानी से जब हम करते हैं तो हमारे जो अंदर की मतलब सेंसेशन होती है ना, स्किन उसको एब्जॉर्व कर लेती है, और जैसे ही वो एब्जॉर्व करती है तो सर में मतलब एक इतनी तेज झंझनाहट फील होती है, ऐसा लगता है कि जान अभी निकल जाएगी। मैंने क्या कहा? मेरे से गलती हो जाती है। मैंने इसीलिए कहा ना कि नमक के पानी का ही इस्तेमाल करना। नमक कितना होना चाहिए? जैसे आंसू होते हैं, सादे पानी का नहीं करना मुझे चाहिए। ये पता था, लेकिन मैंने फिर भी एक ट्राई इसलिए कर लिया क्योंकि मैं वॉशरूम में थी, बाथरूम में थी, नहाते हुए मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं कर लेती हूँ, वहां पे नमक नहीं था तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ, तो ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और मैम एक और मैंने किया है, दुग्ध नीति भी होती है, मैं अभी आगे आ ही रही थी, वो अच्छी है। मैं अभी आगे आई, सुनिए। अब देखिए इसका, इसको ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ऑस्मोसिस के लिए वाटर कंटेन होना चाहिए और एक परमेबल होनी चाहिए, एक जो लेयर होती है जिसको झिल्ली कहते हैं, लेयर, मेम्ब्रेन। अब देखिए आपका जो किशमिश होता है ना, सूखा किशमिश, अगर सादे पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? किशमिश, सूखा किशमिश फूल जाएगी। फूल जाएगी मैम, फूल जाएगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? सूखी किशमिश में, तो वहां आ जाएगा। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो किशमिश को, जो अंगूर है, अंगूर को अगर नमक के पानी में डाल दो तो क्या होगा? तेज नमक के पानी में, तो क्या होगा? अंगूर सिकुड़ जाएगा क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन वहां तक जाएगा। ठीक है। तो जहां ज्यादा पावर होती है वो वहां जाता है। अगर नमक, शरीर में नमक है ना, शरीर में नमक है, अगर आप सादा पानी करोगे तो क्या करेगा? नमक उस पानी को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा? जब पानी शरीर में रहेगा तो क्या होगा? तकलीफ होगी, दर्द होगा। ठीक है। उसी तरह से जब आप नमक के पानी का करते हो तो आप देखते हो ना कि वो क्या कर रहा है? वो वहां से खींच रहा है, गंदगी को खींच रहा है, क्योंकि नमक हमारे बॉडी से ज्यादा है उस पानी में। तो इसलिए जो जब आप नमक का वो इस्तेमाल करते हो, उसके बाद अगर आप बाद में घी ना डालें नाक में, अपने दोनों नोस्ट्रिल में घी ना डालने करने के बाद, तो क्या होगा? ड्राइनेस आती है। अगर आप समुद्र में नहाए होंगे तो समुद्र में नहाने के बाद आधा घंटा अगर आपने कर लिया तो उसके बाद देखते होंगे शरीर में ड्राइनेस आने लगती है। क्यों? नमक क्या करता है? बॉडी से पानी को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है अपनी तरफ। तो समझ रहे हो? इस तरह देखो, वैसे एग्जांपल यहाँ नहीं देना चाहिए, इससे भगवान ना करे कोई व्यक्ति, कोई डेड बॉडी जो पानी में होती है वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? पानी, नमक, सॉल्ट, मतलब जो बॉडी में नमक होता है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। वैसे मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहती थी, पर फिर भी मैंने कहा दे ही दिया। तो समझ रहे? तो अब आप समझ गए, तो नमक जरूर होना चाहिए पानी में, बिना नमक के करो। इसलिए जो षटकर्म वहां भी नमक बोला गया, कुंजल बोला वहां भी नमक बोला गया। क्यों बोला गया? आपका जो शरीर है, स्किन जो है, जो आपके ऑर्गन होते हैं, जो मसल्स होती है, वो उसको पानी को, नमक के पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको एज इट इज मलमूत्र और वमन के रूप में बाहर निकाल देती है। क्लियर ये बात? गुड। तो अब पता चले ठंड का मतलब बारिश से है, बारिश से। अदरवाइज मैम जलनीति करने के बाद नहाना भी नहीं चाहिए ना एकदम डायरेक्ट, क्योंकि हेडेक वगैरह होता है अगर डायरेक्ट मतलब जलनीति करने के बाद अगर नहाते हैं। आप लोग नहा धो के करते हैं ना, तो इस जलनीति भी नहा धो के करो तो बहुत अच्छा। अगर आप नहीं नहा सकते तो इसको करने के कम से कम 1 घंटे बाद नहाना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। इसका रीजन क्या है, मतलब कि हमें तभी नहाना चाहिए कि सर दर्द हो जाता है? मैंने एक्सपीरियंस करा है तो हेडेक हो जाता है। जल नीति करते हो, सुत नीति करते हो तो चेहरा क्या होता है? अगर पानी डालते हो तो गर्माहट रहती है ना। आपको कहा है कि जल नीति के तुरंत बाद, षटकर्म के बाद तुरंत ठंडा पानी मुंह पे मत डालिए, क्योंकि जो पोर्स खुल रखे जिससे गंदगी निकले, तुरंत पानी के कांटेक्ट में आ गए तो क्या होगा? वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो तकलीफ बढ़ जाएगी। उस तरह से कहते हैं खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होती है? एनर्जी लगती है, और जब एनर्जी लगती है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता। अगर आप तुरंत नहा लोगे तो क्या होगा? डाइजेस्ट, जो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि बढ़ी, उसने खाने का पाचन करा, तो आप तुरंत नहा लोगे तो फिर अग्नि बुझ जाएगी, तो खाने का पाचन नहीं होगा। सेम यहाँ भी है, अगर आप कुंजल कर रहे हो, दंड कर रहे हो, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर में, क्योंकि पानी का आप इंटेक कर रहे हो तो इस पर थोड़ा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है।
अगर तुरंत आप ठंडा पानी पी लोगे, तुरंत आप नहा लोगे, तो तुरंत आप बीमार पड़ जाओगे। बीमार क्यों पड़ोगे? क्योंकि आपने के अंग क्या हो गए, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ रहे? यस मैम। मैम मैम आपने विंटर्स मैम विंटर्स एक में सवाल जलने थी। आप बोलिए। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। मैम विंटर्स में जलनीति नहीं करनी चाहिए, बट विंटर्स में तो ज्यादा एक्सेस मात्रा में मैंने भी क्या मुकस कहा, वगैरह होता है। विंटर्स मींस व्हाट? अभी टीना ने यही कहा, विंटर मींस व्हाट? बारिश हो रही है। अच्छा। बारिश हो रही है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है, ये बिगनर के लिए, अगर खुदा ना खास्ता जैसे आप प्रोफेशनल है, आपको पता है कि मुझे क्या करना, भी है नहीं कि आपने तब देखिए कई चीजें जैसे होता है ना कि कब करना है कब नहीं करना। जो बिगनर होता है वो किसी भी कार में कभी भी कर सकता है, किसी कारण से उसका ब्रेक हो गया। लेकिन जो मतलब रेगुलर है, लेकिन जो बिगनर है उसको शरद ऋतु बसंत ऋतु में ही करना है। जैसे टीना है, टीना किसी काम से बाहर चली गई, ठीक है, होता है बच्चों के पढ़ाई के कारण, किसी भी कारण से कोई भी ले लीजिए, इसने 6 महीने नहीं किया, नहीं मिला समय, 5 महीने नहीं मिला, तो अगर ये जुलाई से अगस्त से या दिसंबर से शुरू करेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कर चुकी है, या इसने 2 महीने का ब्रेक कर दिया। लेकिन जो सपोज आप हो, आप पहली बार कर रहे हो, तो आपके लिए प्रॉपर टाइम है, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपने 3 महीने नहीं किया किसी कारण से, तो आप अगर करोगे तो आपको पता है कि बारिश में कर रहे हो तो मुझे क्या करना है, क्या मुझे पूरा प्रॉपर अपने को पैक करना है, जैसे था ना क्या करना है। जैसे आपने कहा नहीं नहाना चाहिए, ठंड से नहीं करना चाहिए, तो आपको पता है। लेकिन जो बिगिनर है उनको बारिश में नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या अब इसमें जलनीति किया तो तुरंत एकदम थोड़ी देर में वो बाहर चला गया, तो क्या होगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो? तो ये ठंड का मतलब है बारिश से है, बारिश के कारण बहुत ठंड बढ़ता है। क्वेश्चन मतलब अच्छा वैसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में म्यूकस कर नहीं सकते, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। मैंने तो करा ही है वैसे। हाँ ये तो सबके लिए। ठंड का मतलब है बारिश, जैसे दिसंबर में बारिश हो रही है, जनवरी में बारिश हो रही है, आपने सुबह भी किया, शाम भी किया, फिर घूम चल दिए, अगर आपने एकदम हवा में आ गया तो क्या आपको तकलीफ घटने के बजाय बढ़ जाएगी। मैम एक हमारा सवाल है, हाँ जी पूछिए। ये जो नमक है, ये जैसे कि आजकल आयोडाइज सॉल्ट आते हैं और सी सॉल्ट होता है, तो जरूरी है कि ये हम लोग रॉक सॉल्ट से करें कि सी सॉल्ट से करें? जैसे कि सेंधा नमक है वो रॉक से है और इससे भी कर आयोडाइज नमक है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अभी तक तो हमने यही देखा, आप ये कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट। आयोडाइज सॉल्ट से भी हो सकता है? एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि प्योर फॉर्म में सॉल्ट हुए, जैसे कि रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक है। ध्यान रखना, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। फिर वो पानी को छानना चाहिए, नहीं कि कहीं वो आ रहा है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कण आ गया। ओके, हाँ पाउडरी फॉर्म होना चाहिए। ओके, और जब हम जी मैम बाजार में मिलने वाला सॉल्ट हो तो उसको भी हम ऐसे मिक्स करते हैं ताकि पानी में अच्छे ढंग से डिजोल्व हो जाए। जैसे आप अगर आपके पास शुगर क्रिस्टल फॉर्म में है, तो अगर आप किसी के लिए वो बनाते हैं, लेमन वाटर बनाते हैं मीठा वाला, तो आप क्या करते हैं, चीनी को पहले बिल्कुल ढंग से घोल देते हैं ताकि आपके उसमें कण ना रह जाए, नमक के कण जैसे। जी ठीक है, ओके थैंक यू। और आप ऐसा करते हो उसके बाद फिर छन्नी से छान के इस्तेमाल करना है। ये भी मैंने बता दिया नमक का वैल्यू क्यों बता रखा, नमक क्यों करना चाहिए, बिना नमक के अगर आप षटकर्म करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। क्लियर हो गया? थैंक यू। जी मैम। जल नीति को अलग अलग तरीके कहते हैं, गाय के मूत्र से भी किया जा सकता है। जब गाय यूरिन कर रही है तो पहला जो भाग होता है उसको निकलने, तो मिड का जो भाग होता है ना, मिड वाला ना, फर्स्ट ना लास्ट, मिड के भाग को आपने ले लिया, उससे अगर आप जल नीति करते हैं तो ये, क्योंकि यूरिन में क्या होता है, एसिड होता है, तो ये भी जो कफ दोष जो होता है, जिनको नजरल सीवियर होता है, जिनको ज्यादा नाक बहती है, उनके लिए फायदा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जब आप मतलब मूत्र नीति करने के बाद फिर आपको सादे गुनगुने नमक के पानी से करना चाहिए। लेकिन मूत्र में मैंने पहले बोला क्या होता है, एसिड होता है, तो ये उनके लिए फायदेमंद होता है जिनको ज्यादा नाक बहती है। देखो बीच में अभी यूरिया असते ना, यूरिक दोन्ही असते ते ऍसिड बेस कॉम्बिनेशन आहे नंबर 1 चं ते युनिवर्स मध्ये। रानी जी प्लीज सर से डिस्कशन बाद में करेंगे हम, ठीक है? चलिए कोई नहीं, हमने सर की इस बात में आवाज भी सुन लिया, अच्छी बात है। तो इतनी बात चली, उसी तरह से हम घी का भी कर सकते हैं। जिनकी नाक में ड्राइनेस ज्यादा होती है, नॉस्ट्रल की कई को बहुत ड्राई होती है, हम इसमें दूध का भी कर सकते हैं।
ओके, क्योंकि दूध में चिकनापन रहता है। इसमें हम घी तेल का भी कर सकते हैं, इसमें उन्होंने कहा तिल के तेल का कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी वर्णन है अगर, लेकिन सरसों का तेल पका करके जब उसकी सारी जो वो होती है ना जलन खत्म हो जाए जो आंखों में चुभती है, फिर वो ठंडा करके उसको छान के फिर गुनगुने सरसों के तेल का भी कर सकते हैं। कई लोग करते हैं जो प्रैक्टिस में रहते हैं। इन्होंने कहा कि नारियल का तेल का भी कर सकते हैं, तिल का तेल का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इतनी वैरायटी है, दूध का हो गया, घी का हो गया, मूत्र का हो गया। लेकिन नॉर्मली जो हम जो कराते हैं, हम कराते हैं जल का। इतनी बात क्लियर। अगर आप अपने घर में, जैसे मैंने मूत्र का बताया, जो मिड वाली यूरिन होती है उसको हम यूज करते हैं, और इसको करने के बाद दोबारा हम जल नीति करते हैं। ओके, क्योंकि यूरिन में एसिड ज्यादा होता है। अब हम आते हैं सूत्र में। सूत्र का कहते हैं ना कि 6-7 इंच लंबे धागा होना चाहिए, 8-10 पतले पतले धागा ले लिया, उनको जैसे रस्सी बटते वो बट लिया। तो शुरू के जो 4-5 इंच को क्या होता है, हमने वैक्स जो होता है गला हुआ उसमें डिप किया जाता है, फिर पीछे वाले को बटते रहते हैं। उसके बाद के जैसे पूंछ जाती है गाय की पूंछ, फिर जब आगे वाला सूख जाए उसको दोबारा से वैक्स में डिप किया जाता है, जब वो सूख जाए तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सूत्र का सबको पता है कि इसमें भी हमने क्या करना है, जब स्टार्ट करेंगे तो इनहेल एक्सहेल फटाफट करना है, और जो नोस्ट्रिल अच्छे ढंग से खुली है उससे हम अंदर डालते हैं, नासिका से धीरे धीरे घुमाते हुए और मुख से बाहर लेके आते हैं। और जब हम गले में आता है तो धीरे हम इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं उसे बाहर निकालने। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, निकालते हुए मुंह की तरफ आगे पीछे करते हुए हल्के हाथ से धीरे धीरे मुख से बाहर निकालते हैं। अब इसका बेनिफिट बताते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, कई लोगों के जो नजले के कारण कफ इतना जम जाता है आपके आईब्रो के पास, आपके चिक के पास, चिक बोन में, तो डॉक्टर्स कहते हैं ऑपरेशन होगा। लेकिन जो टेंडेंसी होती है शरीर की, वो फिर क्या होती है, फिर से कफ बनाने लगती है। तो अगर हम जल नीति सूत्र नीति करते हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो हमारी बड़ी हुई हड्डी होती है, धीरे धीरे अभ्यास से वो हड्डी भी अपने नॉर्मल शेप साइज में आने लगती है। कई लोगों का मांस बढ़ता है तो वो भी ये शेप साइज में आने लगता है, यानी कि जो ग्रोथ होती है एक्सेस हड्डी बढ़ने की और जो मांस के बढ़ने की वो बंद हो जाती है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल है, अगर आपने कभी कुआं देखा होगा तो अगर आप देखते होंगे जहाँ से बाल्टी बाहर निकालते हैं वहां पे रस्से की छाप होती है, ठीक है, घिसा हुआ होता है। तो इसलिए सूत्र के द्वारा जो जिन कईयों का जो टेंडेंसी होती है हड्डी बढ़ने की, मांस बढ़ने की, वो रुक जाती है। दूसरा, जब हम जल नीति सूत्र नीति करते हैं, जब हम सूत्र मुख से बाहर लेके आते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। जब आपने पहली बार करी होगी तो आपने देखा होगा एकदम से कफ एकदम से बाहर आने लगता है। तो ये इन्होंने इसका बता रखा है। ओके, तो ये इसके फायदे ये कि आपके नेजल ट्रैक जो होता है, आपके गले तक जो आता है, वो सारा जो ट्रैक है, जो रास्ते हैं, ये इसके जो व्याधियां होती है उनको दूर करने में ये फायदा करता है। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है? नीति क्रिया आपका चाहे जल नीति और सूत्र नीति, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमेशा जल नीति के बाद सूत्र नीति करना चाहिए। ओके जी, और खासकर सर्दियों में जब नाक भारी हो जाए, नाक बंद हो ना, तो हम पहले कहते हैं जल नीति करें, उसके बाद सूत्र नीति करें। ठीक है, ये चीज होती है। और कभी कभी कहा जाता है कि जब आप आते हो तो जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, जैसा मैं खुद कहती हूँ कि जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आप जब आ रहे हैं तो फटाफट से इनहेल एक्सहेल करिए। तो पहले सही ढंग से सूत्र को डालिए, जब सूत्र निकल जाए फिर जल नीति करें। एक आराम से जब आप प्रैक्टिस में आ जाए तो आराम से जो होता है, जो दूसरी नासिका से पानी सरलता से बाहर आने लगता है। जैसे मैंने पहले बोला, जब आप सूत्र को गले से बाहर निकालते हैं तो कफ का जो वैक्यूम जो बनता है एकदम से बाहर आता है। तो क्लियर? इसका अब इसमें इन्होंने क्या बोला, इसका जो आध्यात्मिक लाभ क्या होता है, ये कहते हैं कि जब हम जल नीति, देखो शारीरिक लाभ तो मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट बोला, कान के हो गया, गले के हो गया, नेत्र दोष दूर हो गया, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपने कभी जब जल नीति सूत्र नीति फर्स्ट टाइम किया होगा, देखो नींद बहुत अच्छी आई होगी। तो ये चीजें मस्तिष्क को भी शांत करती है, यानी कि जो ऊपर की जो गंदगी होती है, जो वायु जिसके कारण प्रॉपर नहीं घूम पाती, उसको दूर करती है, वायु दोष को दूर करती है। ठीक है, अब कहते हैं जल नीति और सूत्र नीति के कारण आप देखेंगे जो माइग्रेन का जो अटैक होता है उसमें काफी आराम मिलता है। अब देखेंगे जो ये मार्च और अप्रैल, जब अगर हम हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में, तो ये मार्च अप्रैल के समय जो बौर आती है आम में, कई लोगों को उस समय जो एलर्जिक अस्थमा होता है, उसमें ये अगर वो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करे तो कहते हैं जो ठंड के कारण जो कफ बनता है, जो अटैक पड़ता है एलर्जिक, वो एलर्जी जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है वो दूर होती है जल नीति के निरंतर अभ्यास से। ठीक है, अब अगर हम अध्यात्म की बात करें तो ये आज्ञा चक्र की जागृति के लिए कहते हैं। और आज्ञा चक्र क्या होता है, कहते हैं जब व्यक्ति का आज्ञा चक्र जब जागता है साधक का, तो वो बताया गया, वर्णन किया गया कि जो साधक होता है ईश्वर के समान हो जाता है। अत्यंत दृष्टि, अत्यंत श्रवण, अत्यंत ज्ञान, अत्यंत मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन की एक पावर है कि
हमें यहाँ तक देखना, वो ज्यादा नहीं देख सकता। अगर मैं कहूँ मैं दीवार के पीछे नहीं देख सकती, क्योंकि मेरे सेंस आंखों की एक लिमिटेशन है। लेकिन जो ईश्वर के समान जिसके आज्ञा चक्र जग जाए, तो कहीं कुछ हो रहा उसको दिखाई भी देता, सुनाई भी देता। तो आज्ञा चक्र के लिए इन्होंने वो रखा है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? जिसे जहाँ कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब किसी का कहीं भी पता चल जाए, तो इन्होंने ये बता रखा है। तो इतनी चीज समझ आ रही है यहाँ तक? क्लियर? जी जी मैम। है नहीं? Yes, ma'am. तो जल नीति सूत नीति, अब सर्दी का मतलब, ठंड का मतलब होता है बारिश से प्रोटेक्ट करते हुए करना है। ये नहीं कि कोई आपके पास आए बारिश में तो आपने करा दिया, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसके बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने यहाँ मना किया। ओके, अब आता है नौली, जिसे हम लौलिकी कहते हैं। नॉर्मली नौली है, लोल का मतलब तो गोल। ठीक है, अब यहाँ जो मेन है, यहाँ पे पेट, इसका संबंध हमारे पेट से है। अब पेट में भी खासकर हमारी बड़ी आंत से है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जब हम अपने पेट की जो मसल्स, जो आंतों की जो मसल्स होती है, उसको हम घुमाते हैं, तो वो लोल कहलाता है, यानी घुमाना। इसके द्वारा क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसको सबसे पहले हम कहेंगे, हमें लौलिकी करने के लिए, नौली क्रिया करने के लिए पहले हमें क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले हमें प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। पहली बात, जब आपकी प्राणायाम की प्रैक्टिस होती रहे, तो आपको बहिर कुंभक की प्रैक्टिस करनी, कम से कम 30 to 45 सेकंड होल्ड करना बहिर कुंभक। जब आपका आराम से ये होल्ड होने लग जाए, 30 to 45 सेकंड बहिर कुंभक होल्ड होने लग जाए, तब आपको क्या करना, उद्यान बंद की प्रैक्टिस करनी है। उद्यान बंद में की कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो भी 30 to 45 सेकंड आपको होल्ड करना चाहिए। तब जब ये क्रियाएं अच्छे ढंग से हो जाए, तब आप लौलिकी में आएंगे, यानी कि नौली क्रिया में आएंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आगे चलूं? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए, लॉल के मतलब तो गोल होना, गोल। अब यहाँ जो मेन है पेट, और पेट में भी खासकर कहाँ, इसका संबंध, जो लॉल की क्रिया का संबंध पेट से होता है, पेट में भी खासकर कहाँ, आपकी बड़ी आंत से। ठीक है, तब अब बड़ी आंत की जो मसल्स को इस लॉलिक की क्रिया के द्वारा, जिसको हम नौली क्रिया कहते हैं, बड़ी आंत की जो मसल्स को इतना टाइट कर दिया जाता है, फिर इसको धीरे 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 घुमाया जाता है। पहले तो मध्य होती है, फिर दाएं करना है, फिर बाएं करना है, फिर धीरे धीरे घुमाना है। तो मेन जो कहते हैं, पेट में बड़ी आंत की जो मसल्स को टाइट करना है, ताकि जो आपकी जो बीच में एक नाला टाइप का आ जाए, जैसे एक उभार सा आ जाए, तो उसको कहते हैं हम नौली क्रिया। क्लियर? फिर मैं कहती हूँ, नौली क्रिया की अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको प्राणायाम आना चाहिए, नहीं पूरा कुंभक और रेचन। इसके होने के बाद आपको बहिर कुंभक की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहिर कुंभक में कितनी देर, कम से कम 30 to 45 50 सेकेंड। ऐसा मैं नॉर्मल लेमन की बात करी, 32 प्रैक्टिस करते करते 30 to 45 या 50 सेकेंड। जब इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आराम से आप इतना होल्ड कर सको बहिर कुंभक, उसके बाद आपको उद्यान बंद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उद्यान बंद में भी क्या होता है, हमारा जो नाभि होता है, अगर ये नाभि है तो पीठ ऐसे पीठ की तरफ चलता है, कटोरा सा बन जाता है। ठीक है, कटोरा जैसे होता है ना, कटोरा साइड से अगर मैं बात करूं, इस टाइप से कटोरा, यानी पेट कहाँ जाना चाहिए, पीठ की तरफ। तो ये भी आपका 30 to 45 या 50 सेकंड होल्ड करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आराम से, बिना किसी एक्सर्शन के, फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन के साथ। उसके बाद तब ये नौली क्रिया की जाती है। तो इतनी बात क्लियर हो गया कि आपको नौली क्रिया के अभ्यास के लिए, नौली क्रिया को करने के लिए इन चीजों का अच्छे ढंग से अभ्यास होना जरूरी है। क्लियर? आगे चलो, आगे चलो। देखिए, अब इसमें हाँ, नौली क्रिया में क्या होता है, इसमें उत्कट आसन की तरह बैठना होता है। उत्कट आसन किसे कहते हैं, ना तो आधा बैठा हो ना खड़ा हो, जैसे चेयर होती है ना, चेयर पोज में उत्कट आसन में रहना है। अब हाथों को कहाँ रखना है, जो हथेली होती है अपनी जंघा में रखनी है, और जंघा में रखते हुए, जैसे मैंने उद्यान बंद बोला ना, उद्यान बंद में पेट अंदर की तरफ जाएगा, तो धीरे धीरे जब आप प्रेस करेंगे जांघ को और हाथ को आपस में एक दूसरे से प्रेस करेंगे, दबाएंगे हथेली से जंघा को, तो हथेली अपना प्रेशर कहाँ दे रही, जंघा पे दे रही है, और जंघा अपना प्रेशर कहाँ दे रहा, थाइस पर, हथेली में दे रहा है, और उद्यान बंद किया हुआ है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, प्रैक्टिस से, मैंने कहा एक दिन मैंने कहा प्रैक्टिस से क्या होगा, जो बीच के जो नाभि वाला एरिया होता है, उसमें एक बाउंड्री टाइप की, जिसको कहते हैं पाइप, जिसे कहते हैं साधन भाषा में, एक दीवार की तरह वो बीच वाला पोर्शन उठ जाता है, और लेफ्ट और राइट का जो साइड होता है अंदर की तरह रहता है। तो ये नौली है। अब पहले मैं इसके प्रकार बता दूं, तब इसकी मैम एक तो ये वाली लाइन दोबारा रिपीट कर दीजिए जो आपने अभी बोली है, कि उत्कट आसन में आके किस टाइप से, किस प्रकार से करना है। हाथों को जंघा पे रखना है, हथेलियों को, और दबाना है। जब आप दबाएंगे, देखो हाथ का प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, जांघ में पड़ रहा है। जांघ का प्रेशर किस में पड़ रहा है,
हाथ में, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। जैसे सपोज ये जंगा तो धक्का मारे एक दूसरे को, ओके। तो ये चीज है। और इस स्थिति में आपने क्या कर रखा है, उद्यान बंद किया हुआ है। तो जो आपकी नाभि से जो नीचे तक जो आता है ना, एक पाइप की तरह एक आकृति उभर जाती है, ओके। एक पाइप की तरह आकृति उभर जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेट की जो मसल्स होती है एकदम टाइट हो जाती है, और बीच में जो नाभि वाला एरिया, तो वहां पे एक पाइप की आकृति उभर जाती है, पहली चीज। मैं वो खुद ही उभरती है या उसके लिए कुछ प्रयास करना होता है? तो खुद ही उभर के आती है वो उद्यान बंद में इस पोजीशन में, या कुछ करना होता है उसके लिए? करना पड़ता है। वही देखो, मैंने अभी क्या कहा, इतना अभ्यास करके शुरू में बहुत कम आती है, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद वो उसमें उभार आने लगता है। जैसे आप जब योग में आगे, तो पहले दिन आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी ना प्रैक्टिस, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आपने देखोगा शीर्षासन भी होने लगा। तो प्रैक्टिस के द्वारा जो फिनिशिंग होती है वो आती है। तभी तो बोला पहले मैम, जैसे मैं उद्यान बंद करती हूँ पर नोली कभी नहीं आती, उद्यान बंद तो ठीक हो जाता है, अच्छा होता है अभी नहीं। तो आप जैसे आपने बाह्य कुंभक बोला, अभी मेरा इतना कुंभक नहीं हो पाता है। हाँ, क्या बोला आपने? उद्यान बंद तो हो, मैम उद्यान बंद तो हो जाता है, लेकिन उसमें कभी भी ना, जैसे मैं सोचती हूँ कि नोली कैसे निकले, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मतलब इतने घंटे मेरा बाह्य कुंभक, इतना मिनट बाह्य कुंभक नहीं हो पाता है, 30 to 40 सेकंड, 20 सेकंड तक मुश्किल होता है। आप इसकी पहले कुंभक की, बहिर् कुंभक की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा आपका उद्यान बंद होगा। वो होगा नौली, उद्यान बंद होगा। जी मैम, उद्यान बंद होगा। हाँ, नौली एकदम से एकदम जंप करके वहां नहीं जाएंगे। आपको पहले बहिर् कुंभक की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करिए, 30 to 45 सेकंड। जी मैम, धीरे धीरे आप 50 सेकंड लेके आएंगे। फिर जब 50 सेकंड आप आराम से होल्ड करोगे, तब उतने सेकंड का उद्यान बंद करने की कोशिश करें। जब आपका 50 सेकंड आराम से उद्यान बंद करने की हो जाएगा, बिना किसी एफर्ट के आराम से हो जाएगा, तब आप नौली क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे शुरू में 1-2 दिन नहीं उठेगा, लेकिन आप हफ्ते में 2-3 बार लगातार अभ्यास करेंगे तो पहले कम हाइट उठेगी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो बीच की जो पाइप जो होती है एकदम से उभार में आएगा। तो ये अभ्यास की प्रक्रिया है, एकदम से नहीं होगा। क्योंकि अभी आपने कहा मेरा इतना देर कुंभक ही नहीं लग पाता, जब तक कुंभक नहीं लगेगा तो कैसे मेंटेन होगा। क्योंकि कुंभक में आप देख, आपकी पसनी में भी जोर पड़ता है, आपकी पीठ में जोर पड़ता है, और आपका सारा प्रेशर कहाँ पड़ता है, आपके पेट में। सारा प्रेशर कहाँ पड़ता है, पेट में। इससे क्या होता है, देखते ना, आप किसी भारी चीज को हिलाते तो जोर कहाँ पड़ता है, पेट में पड़ता है। कहते हैं ना, मैंने जी वो चीज भारी उठा ली थी तो मेरी मेरी नाभि खिसक ली। तो जब हम उद्यान बंद करते हैं, इसमें पूरा जो देखो स्पाइन, अगर आप करके देखोगे ना, उद्यान बंद करते हो, आप देखते हैं ना, जब पेट पीछे ले जाते हैं, आपकी स्पाइन में भी जोर पड़ता है, हर जगह पड़ता है मैम, यहाँ पे भी गड्ढा पड़ जाता है, गले पे भी ना, उससे सारी खिंच जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन वो बैठ के करे, लेकिन बैठ के तो ये तो अभ्यास किया, लेकिन नॉलेज होती है खड़े होके जब करते हैं, तो हाथ का प्रेशर यहाँ जाता है, और जब आप एकदम प्रेस करोगे तो सारा प्रेशर आपकी जो पेट में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने उद्यान बंद लगा रखा। उद्यान बंद किस में है, बहिर् कुंभक में। और जब बहिर् कुंभक में करते हैं, हमारी जो पेट की जो मांसपेशियां होती है, हाथों की, पेट की, सॉरी, बड़ी हाथ की, देखो मैं बार बार अगर गलती से पेट बोल दूं तो समझ लेना कि मैडम यहाँ पे नौली क्रिया में बड़ी हाथ के बारे में बात करिए। तो हमारी जो बड़ी हाथ की मांसपेशियां कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, उसमें उभार आने लगता है। तो अभ्यास के द्वारा क्लियर। तो ये कितने, अगर हम बात करें कितनी मैम इसको मैम आपने बोला उत्कट आसन में बैठ के करते हैं, बट ये तो सुखासन में बैठ के भी हो जाती है, मतलब नॉर्मली हो जाती है, मतलब सुखासन बोलते हैं ना, उसी में बैठ के कर सकते हैं। चलिए कर सकते हैं, हो सकता है। अक्सर जो हमने, हाँ देखिए, जिस चीज ज्यादा अच्छे खड़े होके होती है, थोड़ा सा बेंड होके होती है, बट सुखासन में भी कर लेते हैं बहुत को नहीं। देखिए, जो अगर अच्छे ढंग से एक फिनिशिंग वे होता है, तो इसमें किया जाता है एज अ खड़े होके, कहते हैं। चलिए, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी कि किस में होता है, किस में नहीं होता है, क्योंकि अभी तक जितना हमने कराया है, कि हमारा उद्यान बंद तो हम बैठ के करा लेते हैं, खड़े के तो साथ साथ बैठ के भी करा लेते हैं, अगले साल भी हम बैठ के भी करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं। लेकिन नॉलेज जो है, हम अक्सर खड़े ही कराए। अगर हम में वो, मैं अकेली हूँ, तो मैंने इतना ही देखा है कि नॉलेज क्रिया जो होती है खड़े में की जाती है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छे ढंग से देखा है। पूरा प्रेशर जो होता है, पूरा प्रेशर खड़े होकर जब आप प्रेस करते हो, जांग को प्रेस करते हो, तो बिल्कुल जो आपकी, मैंने पहले बड़ी हाथ की जो मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो स्मूथली बाहर अपने आप ही ऑटोमेटिक आने लगती है, पाइप की तरह, उभार की एक दीवार की तरह। अब इसके 4 प्रकार होते हैं। मध्य जो बिल्कुल बीच में है, दाएं जो आपके कहाँ है, राइट साइड में आती है, जो मसल्स होती है सरक के राइट साइड में आती है। बाएं मने जो बाई तरफ आ जाती है, भ्रमर मने घुमाते हुए। तो इसकी प्रैक्टिस होती है। पहले तो नॉर्मल मध्य में आइए,
फिर धीरे धीरे इसका जब धीरे धीरे इसकी फिनिशिंग आने लगे दाएं बाएं, तब इसमें प्रेस करा जाता है, जिस साइड दबाना उस साइड जाती है, जिस साइड हाथ छोड़ा जाता है उस साइड से दूसरी साइड जाती है, ठीक है ना। तो ये भ्रमण नौली में होता है और दाएं बाएं ले जाने में होता है। अब चलिए इसको कब करना चाहिए, वही है मलमूत्र का त्याग करने के बाद, खाने से अगर आधे घंटे पहले किया जाए, और खासकर धोती क्रिया के साथ अगर ये किया जाए, जैसे आपने धोती क्रिया करी, आपका एक हाथ कपड़ा अंदर बाहर है बाकी अंदर गया, उसके बाद अगर आप नौली क्रिया करें तो धोती के साथ नौली क्रिया का क्या बेनिफिट होता है कि हमारी जो छोटी आंत में खाना जो होता है, छोटी आंत में खाना वो भी पचने लगता है। जैसे मैंने धोती में बताया था ना, अगर धोती के साथ अगर नौली क्रिया करें तो छोटी आंत का रक में गया हुआ खाना भी पचने लगता है, क्योंकि हमारे जो होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस बहुत जल्दी से सिक्रेट होने लगते हैं। ओके, कब्ज उन्होंने कहा है कि क्या होता है कि सारे दोषों को दूर करता है, कफ जैसे दोषों को दूर करता है, कुष्ठ जैसे दोषों को दूर करता है अगर धोती में नौली किया जाए। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं नौली की बात कर रही हूँ, क्योंकि पेट के हिसाब से अगर आपके देखते होंगे ये आंतों में एक्टिवेट करता है, क्योंकि इसका असर आपके पेट में भी पड़ता है, जो पेट और आंतों के बीच में। तो क्या होता है कि अगर हम बात करें, फिर वही चीज है पेनक्रियास, पेनक्रियास में एकदम से आप सिकुड़ जाता है तो जो ब्लड होता है वो दूर दूर चला जाता है, जैसे हम उसको रिलीज करते हैं एकदम स्पीड से ब्लड वापस आता है। जैसे स्पंज को आप पानी में रखोगे तो स्पंज ने पानी सोख लिया, फिर उसको निचोड़ के ढंग से निचोड़ के फिर पानी में डालोगे तो क्या होगा, एकदम से स्पंज पानी को जल्दी से सोखेगा। तो जब हम ये नौली क्रिया करते हैं एक तरह से स्पंज का कार्य करता है, तो उससे क्या होता है मसल्स के टाइट होने से आंतों की जो ब्लड होता है बाहर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे हम रिलीज करते हैं स्पीड में वापस आता है। और वहीं पेट की बात करेंगे तो वहां पे अगर हम बात करें पेनक्रियास की, तो ये स्पंज का कार्य करता है, जिससे क्या होता है बीटा सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। बीटा सेल के एक्टिवेट होने से नौली क्रिया का, जैसे कहते हैं डाइजेस्टिव, आपका डाइजेस्टिव जूस तो बन रहा है, और पेनक्रिया यानी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया होता है। दूसरा, आंतों की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण क्या होता है, जो मल मूत्र का जो त्याग होता है सरलता से होने लगता है। तो ये इसका जो मेन उद्देश्य, मतलब मेन बेनिफिट इन्होंने ये बताया था। शारीरिक अगर हम बात करें, शारीरिक लाभ, तो इन्होंने ये चीज बता रखा है, तो ये इसका फायदा होता है। और जो व्यक्ति इस क्रिया को करता रहता है उसे कभी भी हर्निया जैसे रोग नहीं होते, क्योंकि अगर हम कार्य इस अंग पे कार्य नहीं करेंगे तो हमारे जो आंतों की जो मांसपेशियां होगी वो निष्क्रिय हो जाएगी। जब निष्क्रिय हो जाती, कभी कभी कहते हैं कि हमारी आंत थोड़ी बड़ी हो गई या उसमें घाव आ गया, तो कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हम इस क्रिया को करते हैं, नौली क्रिया को करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो आंतों की मांसपेशियां सक्रिय होती है और आंतों के फैलने सिकुड़ने से मल सरलता से बाहर जाता है, कब्ज जैसे रोग दूर होते हैं, पेप्टिकल्स मतलब और हमारे पेप्टिकल्स वगैरह में, और हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, जठराग्नि प्रदीप्त तो होती है, खाने का पाचन अच्छा होगा, तो मल त्याग भी सरलता से होगा। तो ये चीज बता रखा। अब इसका जो आध्यात्मिक लाभ क्या है, कुंडली आपकी चक्र, कौन सा चक्र की जागृति है, आपका जो नाभि में पाया जाता है, आपका मणिपुर चक्र की जागृति के लिए उत्तम होता है। ये चीज उन्होंने बता रखा है। अब इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके आंतों में घाव है, तो उन्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, उनको ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए। ओके, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल होगी उसके 6-7 महीने बाद जो महिला इसको करती है तो उसका जो जो कहते हैं ना, जो पेट अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। ओके, अक्सर देखना जो नौली क्रिया करता है ना उसका पेट एकदम फ्लैट रहता है, क्योंकि जो एडिपोस टिश्यू फैट यहाँ होता है वो क्या होता है, इसकी गर्मी से जठराग्नि का मतलब अग्नि प्रदीप्त होती है, और जो फैट होता है एक तो भोजन का भूख भी लग रही, पाचन भी अच्छा रहा, और गर्मी से जो एक्सेस फैट होता है वो भी बाहर आ जाता है मेल्ट होके। ओके, तो ये चीज है क्लियर। क्योंकि फैट कैसे बाहर आता है, बाहर आने का रास्ता क्या है, क्योंकि जब फैट रिलीज बर्न होता है तो फैट के कारण क्या होता है, हमें भूख कम लगती है, क्योंकि हमारे को जो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फैट के बर्न होने से हो रही है। ओके, तो ये इसमें जो बड़े बड़े योग होते हैं ना, भूख जो शुरू में जो करते हैं ना नौली क्रिया, धीरे धीरे भूख कम क्यों होती है, रीजन क्यों है, जठराग्नि तो प्रदीप्त हुई, लेकिन जो हमारा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो क्योंकि फैट हमारा अगर पेट में, तो धीरे धीरे नौली क्रिया तो नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे फैट कम होता रहेगा तो नौली क्रिया में कहते हैं फिनिशिंग आती रहेगी, क्योंकि ये गर्मी देता है। तो अक्सर क्या होता है, जहां गर्मी के कारण क्या होता है फैट भी रिड्यूस होता है। आप देखते होंगे कई लोग जिम में जाते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, क्यों बहाते हैं, फैट रिड्यूस करने के लिए। जो फैट रिड्यूस होगा कब होगा, जब गर्मी मिलेगी। तो जब हमारा ये जो क्रिया बढ़ती है इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। तो जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लग जाएगी, दोष दूर होगी, क्योंकि अग्नि का कार्य क्या होता है, दोषों को दूर करना है, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। और कुछ
देखिए अभी तक जितना हमने पढ़ा, जल नीति हो गया, चाहे नेति हो गया, चाहे धोती हो गया, चाहे बस्ती, इसमें वायु के द्वारा, जल के द्वारा हम आंतरिक अंगों की सफाई करते हैं। लेकिन नौली क्रिया ऐसी है, इसमें हम नौली हो गया, त्राटक हो गया, ठीक है, और सिंपल कपालभाति, इसमें हम अपने शरीर के अंगों को काम करवाते हैं। हम ना तो इसमें वायु की मदद लेते हैं, ना जल की मदद करते हैं। अगर मैं सिंपल कपालभाति की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं, अंगों की कहते हैं कि तुम अपना कार्य सही ढंग से करो, तब ताकि अंग अपना कार्य सही ढंग से करेंगे तो उस अंग से संबंधित जितने भी दोष होंगे दूर होंगे। जैसे मैंने कहा नौली क्रिया करना है, नौली क्रिया करने में क्या होगा, आंतें सक्रिय होंगी, पेनक्रियास सक्रिय होगा, पेट में डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे, ठीक है। जठराग्नि प्रदीप्ति शरीर के पढ़ने से क्या होगा, तो धीरे 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 अभ्यास करते करते जो एक्सेस जो फैट होता है पेट में वो भी रिड्यूस होने लगता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, कुछ पूछना है? कभी कभी मैं फ्लो में पढ़ा बोल देती हूँ ना, तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ठंड में नहीं करना, ये ठंड से मेरा मतलब था बरसात, बारिश के समय, सर्दियों में, ओके। तो ये चीज होता है। और कुछ मैम श्रद्धा जी? इससे रिलेटेड तो नहीं है, एक क्वेश्चन है कि है? जैसे फैट आपने बोला पेट पे, फैट हाँ। जैसे सबसे पहले जब भी कोई मोटा होता है तो पेट पे ही फैट सबसे पहले बढ़ता है, ऐसा क्यों है मैम? भैया पैसे कहाँ जमा होते हैं? क्या इसका कोई नहीं, सुने सुने, पहले आप अकाउंट पैसे में? कहाँ जमा करते हो? बैंक में करते हो, कहाँ करते हो? अकाउंट में, बैंक में मैम। तो ये एडिपोज टिश्यूज फैट का बैंक है, जहां आपको पता है एडिपोज, ओके। तो इसीलिए अब देखेंगे जब आप फास्टिंग करते हैं या कुछ पेट की क्रिया करते हैं, क्यों करते हैं? आप देखते हैं भूख भी अच्छी लगती है जठराग्नि के बढ़ने से, और जो जठ अग्नि के बढ़ने से क्या होता है, फैट क्या होगा, मेल्ट भी तो होगा, मेल्ट होगा, है नहीं? तो समझ रहे? तो भूख भी लगेगी। तो भूख का मतलब ये नहीं कि योग हमेशा ना तो भूख बढ़ाता है ना घटाता है। जो ज्यादा खाता है वो धीरे धीरे नॉर्मल डाइट खाने लगता है, जो कम खाता है उसकी भूख बढ़ जाती है। जो पतला होता है अपने काम के हिसाब से, सॉरी अपने एज के हिसाब से, तो धीरे धीरे उनको मोटापा आने लगता है। मोटापा मतलब एज के हिसाब से, और जो मोटे होते हैं धीरे धीरे पतले होने लगते हैं। तो यहाँ ये चीज है, ये एडिपोज टिश्यू, ये फैट का है। इसलिए जो व्यक्ति फास्टिंग करता है, योग में उसकी लिमिट डाइट होती है, तो एनर्जी कहाँ से निकल रही है उसकी, जो फैट बर्न होता है, सबसे लास्ट में फैट बर्न होता है, ग्लूकोज प्रोटीन सबसे लास्ट में फैट, ठीक है। तो इससे आप शरीर को एनर्जी मिलती है चलने फिरने की, ओके। योग में इसलिए जो मोटे होते हैं, जो ज्यादा खाते हैं, धीरे धीरे कम क्यों खाने लगते हैं, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ से उसको मिल रही है, वो फैट को बर्न करने लगता है, जो एक्सेस फैट होता है, ओके। ओके मैम। समझ? इसलिए योग में तभी तो कहते हैं आहार का विशेष उद्देश्य है, क्या क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कैसा खाना कैसा नहीं खाना, ये इसलिए योग में विशेष आहार का विशेष महत्व दिया गया है। आज के लिए और कुछ? मैम आपने बोला कि हाँ जी मैम आपने बोला कि नौली हमें नौली से पहले हमें वो करना चाहिए, धोती करनी चाहिए, तो नौली से पहले हम वो, हाँ आप मेरी बात नहीं समझे, धोती नहीं करनी चाहिए, आप मेरी बात को नहीं समझे। मैंने कहा जैसे धोती क्रिया करी थी ना हमने अलग में, पहला जो षटकर्म का, कहते हैं अगर धोती के साथ साथ नौली भी की जाए तो इसका इफेक्ट कितना अच्छा, रिजल्ट कितना अच्छा होगा। जिनसे नौली नहीं होती वो अग्निसार क्रिया कर सकता, जब धोती करेंगे। जो नौली नहीं कर सकता वो अग्निसार करना है। अच्छा, तो उससे मतलब अच्छा मेन रीजन ये है कि पेट हल्का हो जाता है, साफ हो जाता है, इस वजह से ज्यादा इफेक्ट करता है मतलब। देखो सिर्फ पेट साफ नहीं होता, हमारी जो आंतें जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। धोती में, धोती की आप करिए, धोती के साथ अग्निसार या नौली, धोती के साथ नौली को छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल नौली को छोड़ दीजिए, धोती जब आप करते हो तो पेट तक जाता है, तो जब उसे बाहर निकालते हो उसके साथ जब अग्निसार करते हैं, नौली करें, तो क्या होता है, जो पेट में जो कपड़ा होता है चारों ओर घूमता है, तो पेट में जो कफ होता है वो अपित्त होता है, एक्सेस, वो भी कपड़े के साथ बाहर आता है, तो ऐसा लगता है ना कपड़ा जैसे तेल में डुबाया हुआ होगा, ओके। अगर धोती के साथ हम नौली क्रिया करते हैं, तो नौली क्रिया वही अच्छे से बताया था, तो छोटी आंत में रख, क्योंकि पेट और आंत का संबंध है, तो छोटी आंत में रखा हुआ खाना भी पचने लगता है, पेनक्रियास कार्य करती है, तो वहां इसका इन्होंने फायदा ये बता रखा है। जिनसे नौली नहीं होती धोती के साथ, वो अग्निसार करेगा, पेट आगे पीछे। लेकिन नौली को जब आप करेंगे इंडिविजुअल, अब मैं नौली पे आ रही हूँ, इंडिविजुअल अगर आप नौली करेंगे तो सबसे पहले आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्राणायाम की प्रैक्टिस के बाद आपको बाह्य कुंभक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 30 to 40 या 50 सेकंड तक।
फिर जब ये आपका सिद्ध होने लग जाए तब आपको उद्यान बंद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 30 to 50 सेकेंड। जब ये सिद्ध हो जाए तब आप नौली में आएंगे। ओके, तो दोनों का अलग है। वो धोती क्रिया के अंतर्गत अगर नौली कर सकते हैं बेटर, नहीं कर सकते अग्निसार, तो वहां रोल अलग है और यहाँ रोल अलग है। मैम इसमें जब आप कह रहे हैं कि धोती क्रिया के साथ नौली क्रिया का कोई टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा ना, क्योंकि आप धोती को भी बहुत देर तक अपने पेट में तो नहीं रख सकते ना। नहीं, देखिए शुरू में कहते हैं कि 20 मिनट में बाहर निकाल देना है, 20 मिनट से पहले। हाँ, लेकिन जब आप नौली कर रहे हैं तो आपको टाइम तो चाहिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आप नहीं, तो आप नौली कब करते हैं? जब आपकी धोती फटाफट होने लग जाती है। हाँ, है नहीं? तो वो टाइम कितना टाइम स्पैन होना चाहिए दोनों चीजों के बीच में? देखिए सुनिए, हमारा क्या होता है कि जब एज अ प्रैक्टिकली बताते हैं, सपोज आपको धोती करते हुए 4-5 महीने हो गए, यानी कि आप अपने हफ्ते में 2 बार किया और आपने 4 महीने किया, आपका धोती कम से कम 2 मीटर अंदर चला गया। ओके, 2 मीटर अंदर चला गया, तब आप कितने मिनट में? 15 मिनट में, 12 मिनट में। क्लियर, समझ आए? उसके साथ अगर आप नौली क्रिया कर रहे हैं, नौली क्रिया कितनी देर करोगे? ज्यादा 1 मिनट, 2 मिनट। अग्निसार मतलब आप कहने का मतलब है कि आप उतनी देर तक उस कपड़े को अंदर रख सकते हैं 12-15 मिनट तक? हाँ, 20 मिनट से Okay. पहले ही निकालना है, 20 मिनट से पहले ही निकालना है। तभी तो मैंने कहा अच्छा, 20 ठीक है। मिनट से पहले ही निकालना है। ओके, ठीक अब है। एग्जांपल समझ आया? क्योंकि ये जब मैम हमने वो करी कर थी ना तो सकता है हमें वो कह रहे थे कि जल्दी इसको 30 सेकंड तक रखें, उसके बाद नहीं तो ये आपके हाथों में चिपकने लग जाएगी। तो मुझे नहीं पता था कि इट्स अ क्वाइट बिग टाइम एक्चुअली। ये तो काफी लंबा समय है 20 30 मिनट। सेकंड नहीं कहा होगा, 30 सेकंड नहीं कहा होगा, मिनट का होगा 20 मिनट। नहीं, तब तो हम शुरू में एकदम अच्छा, शुरुआत कर रहे थे डालने के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि निकाल दें, बहुत देर तक ना रखें इसे। सुनिए, वही जैसे आपने किया, चला गया, अब आपको लगता है अब नहीं रुका सकते आप, आपको निकालना है तो तुरंत करता, नौली करना, तुरंत जहां आपको बाहर निकालना तुरंत नौली क्रिया करेंगे या अग्निसार क्रिया करेंगे। नौली क्रिया मैंने ज्यादा क्या कहा, 1 मिनट फटाफट किया और तुरंत उसको बाहर निकाल दिया। फट का मतलब नहीं, गुच्छे के साथ निकालना है उसे बाहर। 20 मिनट से हाँ, ज्यादा मुझे तो टाइम स्पेन का नहीं पता था, इतने टाइम स्पेन में तो हो सकता है आराम से। हाँ, ठीक है। ये चीज है। कई चीजें मेरा क्या होता है कि एज अ क्लास में, एज अ प्रैक्टिकल में काफी चेंज हो जाता है। जब आप एज अ प्रैक्टिकली करेंगे मेरे साथ तो आपको लगेगा हाँ ये चीज ऐसा था, ये चीज ऐसा था, क्योंकि पर्सन टू पर्सन एज अ प्रैक्टिकली मतलब ऐसा बताना उसको थोड़ा वो पड़ जाता है टफ। मैंने क्या कहा, जैसे आपको हफ्ता में 2 बार किया, लेकिन आपको 3 महीने हो गए, ये 2 महीने हो गए, आपका कितना गया? 1.5 मीटर, 2 मीटर गया। कितने मिनट में? 12 मिनट में या 15 मिनट में। तुरंत विद इन सेकंड आपको क्या करना, तुरंत नौली क्रिया करी, कितने सेकंड की? 30 सेकंड की, या अग्निसार किया, और तुरंत फिर आपने धीरे धीरे उसको सब बाहर निकाल दोगे। ओके, 20 मिनट से ज्यादा रखोगे तब वो हाथों में जाता है। क्लियर? ये चीज क्लियर मैम, थैंक यू। वेलकम। और कुछ दिक्कत परेशानी बाकी अगली बार पढ़ाए, मैं अपना पूरा एफर्ट डालती हूँ कि समझ आए, बट थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए फिर नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।